अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद मज़हर आज़म है और मैं डाउ मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। आज जो हमने टॉपिक कवर करना है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसमें हम बायो एनर्जेटिक्स के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये पीएमसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है और बेहतरीन एमसीक्यूज़ हैं। आई वुड हाईली रिकमेंड यू, क्योंकि जो बायो एनर्जेटिक्स का चैप्टर है ये बच्चों को अक्सर मुश्किल लगता है कि इसमें बहुत कुछ रिटेन करने को है। जो आज मैं एमसीक्यूज़ जो आपके सामने डिस्कस करूँगा देयर वुड बी अराउंड 80 और दे विल बी हाई यील्ड टॉपिक्स, हाई यील्ड एमसीक्यूज़ होंगे और इसमें इंशाल्लाह यू वुड गेट अ लॉट टू लर्न। और वो जो एमसीक्यूज़ हैं इंशाल्लाह आप इसको यहाँ से याद रख लें। इंशाल्लाह 2 से 3 एमसीक्यूज़ यहाँ से आपके इंशाल्लाह आराम से हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें तकरीबन हर चीज़ ही डिस्कस की गई है। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज़ नंबर 1 है और ये इसमें हम फोटोसिंथेसिस के बारे में, लाइट के रोल के बारे में और पिगमेंट्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो नेट इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की, इट इज़ एग्जैक्टली अपोजिट टू इक्वेशन ऑफ कि फोटोसिंथेसिस की जो इक्वेशन है उसमें हम क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज़ होता है और क्या बनता है, हमारा ग्लूकोज बनता है और साथ में ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। कह रहे हैं ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है किसका उल्टा है, लैक्टिक एसिड का। या लैक्टिक एसिड में तो आपका लैक्टिक एसिड बनता है, फोटोसिंथेसिस में कहीं नहीं बनता। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का, उसमें अल्कोहल बनता है। एरोबिक रिस्पिरेशन का या एनएरोबिक जो है ये दोनों है। तो एनएरोबिक रिस्पिरेशन भी इसका आंसर नहीं है। जो एरोबिक रिस्पिरेशन है ना, जिसमें आप अपना ग्लूकोज यूज़ करते हो और साथ में उसके ऑक्सीजन यूज़ करते हो, तो ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करते हैं। जब ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक है, और साथ साथ वाटर के साथ आपकी एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी रिलीज होती है, ठीक है। ये हम किस में होती है, एरोबिक रिस्पिरेशन में। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, कि फोटोसिंथेसिस का उल्टा कौन है, एरोबिक रिस्पिरेशन। सिर्फ रिस्पिरेशन नहीं, एरोबिक रिस्पिरेशन। कह रहे हैं जो फोटोसिंथेसिस है उसका बाय प्रोडक्ट क्या होता है फोटोसिंथेसिस में, यानी कि जो चीज़ रिलीज़ होती है, जो एक्स्ट्रा होती है, वो क्या होती है, दैट इज़ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है वो बाय प्रोडक्ट के तौर पे रिलीज़ होता है, जो इन्वायरमेंट में चला जाता है। और ये जो ग्लूकोज बनता है ये तो प्लांट्स के यूज़ के लिए होता है। कह रहे हैं जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है क्लोरोफिल का, वो इंडिकेट करता है कि जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है वो इस रेट पे होती है, कि जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है हमारे क्लोरोफिल में वो कहाँ पर होती है, वो 430 पे होती है। एमसीक्यूज़ का पॉइंट है, जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है बेसिकली वो ब्लू पे होती है और ब्लू जो होता है वो बेसिकली 430 के अराउंड ही होता है, ठीक है, उसकी वेवलेंथ। 430 पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज एब्जॉर्ब बाय कैरोटिनॉइड एंड रिफ्लेक्टेड बाय क्लोरोफिल। ऐसा कौन सा कलर है जिसे कैरोटिनॉइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं और क्लोरोफिल रिफ्लेक्ट करते हैं। याद रखना, जो कलर रिफ्लेक्ट होता है ना बेसिकली वो हमें नज़र आता है। तो क्लोरोफिल कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं, ठीक है, और कैरोटिनॉइड्स कैसे होते हैं, ऑरेंज वगैरह होते हैं, ठीक है, ऑरेंज होते हैं, येलो होते हैं, ब्लू होते हैं, ठीक है। तो खुद बताओ क्लोरोफिल जो होता है किस कलर के होते हैं, ग्रीन के होते हैं। तो जो ग्रीन कलर हमें क्लोरोफिल में नज़र आ रहा है बेसिकली वही रिफ्लेक्ट होगा, तो इसका बी आंसर होगा, दैट इज़ ग्रीन, ठीक है। इट इज़ ट्रू अबाउट पीक्स एंड वैली ऑफ एक्शन स्पेक्ट्रम। अच्छा, सबसे पहली बात, एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है यार, वो वेवलेंथ, लाइट की वो वेवलेंथ और ऐसा ग्राफ जो हमें शो करे कि लाइट की कौन सी वेवलेंथ जो है वो मैक्सिमम इफेक्टिव है आपके फोटोसिंथेसिस में, ठीक है, उसको हम कहते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। यानी कि वो ग्राफ जो इस बात को शो करता है कि जो लाइट है उसकी कौन सी वेवलेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के, उसको हम एक्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं, जो हमें बताता है बेसिकली कि इस लाइट की वेवलेंथ पे फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो कह रहे हैं जो एक्शन स्पेक्ट्रम होता है उसमें पीक्स एंड वैली कैसे होते हैं। पीक्स होता है जो ऊपर वाले एरियाज़ और वैली होते हैं नीचे वाले एरियाज़। तो जो देखो ऊपर वाले एरियाज़ होते हैं ना फोटोसिंथेसिस में वो ब्रॉडर होते हैं, ठीक है, इनको हम पीक्स कहते हैं। और जो वैलीज नीचे वाले एरियाज़ हैं देखो नैरो हैं। तो जो पीक्स जो होते हैं वो ब्रॉडर होते हैं और वैलीज जो हैं वो नैरो होती हैं। ये इसका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, लाइट कैन वर्क इन क्लोरोप्लास्ट। लाइट जो है क्लोरोप्लास्ट में काम करेगी अगर वो ट्रांसमिट हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए या रिफ्लेक्ट हो जाए। अगर लाइट ट्रांसमिट हो जाएगी क्लोरोप्लास्ट में तो हमें देखो क्लोरोप्लास्ट जब काम करता है तो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, उसको चेंज करता है एनर्जी की फॉर्म में। तो एब्जॉर्प्शन इसका बेसिकली करेक्ट आंसर है। ट्रांसमिट हो जाएगी या रिफ्लेक्ट हो जाएगी या रिफ्रैक्ट हो जाएगी तो किसी काम की नहीं होगी, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑक्सीजन जो रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस में वो कहाँ से होती है, वो वाटर से। याद रखना एमसीक्यूज़ का हाई यील्ड पॉइंट है, पास पेपर में बहुत दफ़ा आया है। इनमें से अक्सर एमसीक्यूज़ बेसिकली पास पेपर्स में आए हैं, ठीक है। तो आपने बहुत डिटेल में सुनना है कि जो ऑक्सीजन होती है ना, जो फोटोसिंथेसिस में रिलीज़ होती है वो बेसिकली वाटर से होती है। वाटर टूट जाता है, जब वाटर टूटता है तो वहाँ से आपको 2 हाइड्रोजन आयन मिलते हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन के साथ साथ ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है। ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है वो हवा में चला जाता है इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो H+ आयन है ये जाते हैं और NADP को रिड्यूस करते हैं NADPH में, इलेक्ट्रॉन भी इसी NADPH में चले जाते हैं, ठीक है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ ना एमसीक्यूज़, बेसिकली उसी एक्सप्लेनेशन में मैं 2-3 एमसीक्यूज़ और बता देता हूँ, तो उसे गौर से सुना करो, सिर्फ आंसर नहीं सुनना आपने। इन वाटर
अगर हम वाटर की बात करें तो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है यूजुअली गेट डैश एज ईयर कार्बन सोर्स। जो वाटर के अंदर जो फोटोसिंथेसिस करने वाली ऑर्गेनिज्म होती हैं वो अपना कार्बन कहाँ से हासिल करती हैं? क्या वो डिज़ोल्व CO से करती हैं? बिल्कुल करती हैं। क्या बाइकार्बोनेट से करती हैं? बिल्कुल। डिज़ोल्व कार्बोनेट? बिल्कुल। तो ये ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है कि जो फोटोसिंथेसिस करती है ना ऑर्गेनिज्म और वाटर के अंदर पाई जाती हैं, वाटर प्लांट वगैरह हो गए, वो किसको यूज़ करते हैं? डिज़ोल्व CO2 को, डिज़ोल्व कार्बोनेट को और बाइकार्बोनेट को। कह रहे हैं द एंट्री ऑफ CO2 इन लीव, जो लीव में CO2 दाखिल होता है वो किस पे डिपेंड करता है? ऑब्वियसली डिपेंड करता है आपके स्टोमेटा की ओपनिंग पे। जब स्टोमेटा ओपन होंगे तभी तो CO2 आपके अंदर आएगा ना, आपके अंदर नहीं, लीव के अंदर आएगा। तो एयर के अंदर CO2 कितना परसेंटेज होता है? वन ऑफ द पास पेपर MCQ, और इसका आंसर है सी, दैट इज़ 0.03 से 0.04। 0.03 से लेकर 0.04 तक जो आपका CO2 होता है वो आपके एयर को बनाता है, एयर की कंपोजिशन में होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि डैश आर मोस्टली रेड टू ऑरेंज। कौन से पिगमेंट होते हैं वो रेड टू ऑरेंज होते हैं? जो देखो, जो क्लोरोफिल होता है वो तो ग्रीन होता है, ठीक है, और ग्रीन होता है और ये वायलेट वगैरह को एब्जॉर्ब करता है। याद रखना, क्लोरोफिल जो है ना वायलेट को एब्जॉर्ब करता है। कैरोटिनॉइड की बात करें तो कैरोटिनॉइड जो होते हैं वो येलो भी हो सकते हैं, ब्राउन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जेंथोफिल होते हैं वो सिर्फ येलो होते हैं। जो कैरोटिनॉइड है ना, बेसिकली कैरोटिनॉइड के अंदर आपके कैरोटीन भी आ जाते हैं और जेंथोफिल भी आ जाते हैं, बट जेंथोफिल तो येलो होते हैं। तो सिर्फ रेड टू ऑरेंज कौन से होते हैं? वो होते हैं कैरोटीन। जो कैरोटीन होते हैं वो रेड टू ऑरेंज होते हैं, जेंथोफिल येलो होते हैं। कैरोटिनॉइड में क्योंकि दोनों आ रहे हैं तो येलो वाले भी आ जाएंगे, तो हमें सिर्फ ऑरेंज और रेड वाले बताने हैं, तो कैरोटीन इसका करेक्ट आंसर है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेड ऑफ क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल का हेड होता है ना, ठीक है, उसमें एक आपका पोरफायरिन रिंग होता है। पोरफायरिन रिंग के बीच में मैग्नीशियम होता है, ठीक है, और मैग्नीशियम होने के साथ साथ यहाँ पे 4 पायरोल रिंग होते हैं, ठीक है। उन 4 पायरोल रिंग में नाइट्रोजन होता है। क्या अगर इस तरह बनाऊँ तो बीच में मैग्नीशियम होगा, यहाँ 4 पैरोल रिंग होंगे और हर पैरोल रिंग में एक नाइट्रोजन होगा, और नाइट्रोजन जो है आपके मैग्नीशियम के साथ कनेक्टेड होगा। याद रखना, हेड में मैग्नीशियम सेंटर में होता है। 4 पैरोल रिंग होते हैं। अब क्लोरोफिल की 2 टाइप्स होती हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। तो क्लोरोफिल ए होता है उसमें मिथाइल ग्रुप लगा होता है। बहुत MCQs बता रहा हूँ यहाँ पर। जो क्लोरोफिल बी होता है उसको क्लोरोफिल बी क्यों कहते हैं? बिकॉज उसमें मिथाइल की जगह आपका अल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है, और अल्डिहाइड ग्रुप का दूसरा नाम है कार्बोनाइल। ये आगे MCQs आएगा। तो क्या कार्बोनाइल दूसरा नाम है अल्डिहाइड का, बिकॉज ये कार्बोनाइल ग्रुप है। तो सवाल पूछा है हमसे। और एक और बात, जो आपका ये हेड होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है, और लाइट को भी ये एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और जो इसकी टेल होती है, ठीक है, वो फाइटोल चेन और मिथाइल उसके अंदर होते हैं। टेल जो होती है उसकी हाइड्रोफोबिक होती है, और टेल का काम क्या होता है? वो टेल जो होती है वो बेसिकली आपकी मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होती है, मेम्ब्रेन के अंदर घुसी हुई होती है, ताकि आपका हेड जो है बाहर सरफेस पे एक्सपोज रहे। तो कह रहे हैं जो हेड के सारे कैरेक्टर हैं सिवाय किसके? लाइट एब्जॉर्ब करता है, बिल्कुल करता है। हाइड्रोफोबिक है, बिल्कुल हाइड्रोफोबिक नहीं है, तो ये इसका करेक्टर नहीं है। ये तो हमसे पूछा था, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। टेट्रापायरोल यानी कि 4 पायरोल रिंग भी होते हैं और पोरफायरिन रिंग भी है। टर्मिनल ग्रुप इन क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी का ऐसा ग्रुप जो डिफरेंट है ए से, वो कौन सा होता है? अभी मैंने बताया था कार्बोनाइल ग्रुप, बिकॉज उसके अंदर मिथाइल ग्रुप होता है और इसके अंदर कार्बोनाइल होता है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, जो यूकैरियोटिक, ठीक है, टर्मिनल ग्रुप इन क्लोरोफिल बी दैट इज डिफरेंट फ्रॉम ए, वो है हाँ कार्बोनाइल। ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप ही होता है। जो क्लोरोफिल बी में कार्बोनाइल होता है, क्लोरोफिल ए में होता है आपका मिथाइल, ठीक है, मिथाइल ए में होता है। यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, जो यूकैरियोट्स होते हैं ना फोटोसिंथेसिस वाले, उनके अंदर ABCD सारे क्लोरोफिल होते हैं, ठीक है। प्लांट्स में सिर्फ आपके ए और बी होते हैं, लेकिन जो प्लांट्स के अलावा भी तो फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म हैं जो यूकैरियोटिक होती हैं। जो वो यूकैरियोटिक दूसरी फोटोसिंथेटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर क्लोरोफिल ABCD सारे पाए जाते हैं। जो पायरोल रिंग है वो किससे मिलके बना है? जो आपका पायरोल रिंग है ना, ये 4 होते हैं, उनके अंदर एक नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन के साथ साथ कार्बन भी होते हैं। तो आपका पायरोल रिंग है वो आपका बेसिकली कार्बन और नाइट्रोजन से मिलके बना है, ठीक है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, लाइट गैदरिंग पार्ट। यार वो पार्ट जो लाइट को गैदर करता है ना, उसको हम कहते हैं क्या? ओनली क्लोरोफिल ए जो होता है वो रिएक्शन सेंटर के अंदर होता है, ठीक है। बेसिकली जो लाइट गैदरिंग पार्ट होता है पूरा होता है फोटोसिस्टम के बीच में एक होता है रिएक्शन सेंटर, और जो कोने कोने में होते हैं इसके एंटीना कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। एंटीना कॉम्प्लेक्स में ना एक्सेसरी पिगमेंट होते हैं। एक्सेसरी पिगमेंट में कौन सा आता है? क्लोरोफिल बी एक्सेसरी पिगमेंट का पार्ट है, और इसके साथ साथ जो कैरोटिनॉइड्स वगैरह है ना, कैरोटीन, जेंथोफिल, वो भी इसके हैं। तो पेरीफ्री में ये सारे होते हैं, और सेंटर में होता है क्लोरोफिल ए। तुमसे पूछ रहे हैं जो लाइट गैदरिंग पार्ट क्या होता है? बेसिकली लाइट गैदरिंग पार्ट आपका क्लोरोफिल ए होता है, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, या आपका कैरोटिनॉइड होता है, या एंटीना कॉम्प्लेक्स होता है। तो बेसिकली जो लाइट को गैदर करता है वो होता है एंटीना कॉम्प्लेक्स। वो लाइट को गैदर करेगा और फिर इसके ऊपर गिराएगा, तो लाइट गैदरिंग पार्ट एंटीना कॉम्प्लेक्स है।
मेन डिफरेंस बिटवीन फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, जो फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 का डिफरेंस है वो किस पे लाई करता है यार, याद रखना, जो फोटो सिस्टम 1 है, ठीक है, और फोटो सिस्टम 2, इन दोनों में मेन डिफरेंस है क्लोरोफिल ए का। तो क्लोरोफिल ए होता है फोटो सिस्टम 1 वाला, वो 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है मैक्सिमम, ठीक है, और क्लोरोफिल जो फोटो सिस्टम 2 का क्लोरोफिल ए होता है वो 680 वाली को करता है, ठीक है। तो 2 जो है वो 680 वाली को करता है और जो 1 है वो 700 नैनोमीटर वाली को करता है। लेकिन है क्या चीज़ जो डिफरेंस किस चीज़ में है, वो उनके क्लोरोफिल ए के नेचर में। तो एंटीना कॉम्प्लेक्स में भी नहीं है, रिएक्शन सेंटर में भी नहीं है, बल्कि आपको जो क्लोरोफिल ए है, सी इसका करेक्ट आंसर है, उसमें मेन डिफरेंस होता है, ठीक है। एक याद रखना, क्लोरोफिल ए जो होता है फोटो सिस्टम 1 और 2 क्लोरोफिल ए ही बनाता है, ठीक है। जो क्लोरोफिल ए होता है उसमें जो फोटो सिस्टम 1 है वो 700 नैनोमीटर वाला होता है, उसको P700 भी कहते हैं, और जो 2 है वो 680 वाला होता है। इट हैज़ अ मेन रोल इन कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। कौन सी चीज़ है जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करती है? क्या वो साइटोप्लाज्म है, क्या वो स्ट्रोमा है, या एंटीना कॉम्प्लेक्स है, या रिएक्शन सेंटर है? वो आपका एंटीना कॉम्प्लेक्स है जो लाइट को गैदर करेगा, जब लाइट को गैदर करेगा तभी तो उसको कन्वर्ट कर सकेगा ना। तो एंटीना कॉम्प्लेक्स जो है उसका मेन रोल होता है आपके लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करने में। ओके जो फोटोसिंथेटिक के पिगमेंट हैं दे आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म, जो फोटोसिंथेसिस वाले पिगमेंट होते हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं और क्या बनाते हैं, फोटो सिस्टम बनाते हैं। इसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ, अभी बताया कैसे बनता है। कि बाहर कुछ पिगमेंट होते हैं वो उनको हम एंटीना कॉम्प्लेक्स कहते हैं, बीच में रिएक्शन सेंटर होता है जो क्लोरोफिल ए से मिलकर बनता है। जो एक्सेसरी पिगमेंट होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में कौन सी चीज़ इन्वॉल्व्ड नहीं होती? जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है ना, बेसिकली फोटो सिस्टम 1 के अंदर हो रही होती है। और जब फोटो सिस्टम 1 में होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी होता है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स भी होता है और फोटो सिस्टम 1 भी होता है। बट फोटो सिस्टम जो 2 होता है वो नहीं होता। फोटो सिस्टम 2 जो है वो नॉन साइक्लिक में होता है, ठीक है। फोटो सिस्टम 2 जो है सिर्फ नॉन साइक्लिक में इन्वॉल्व है, साइक्लिक में इन्वॉल्व नहीं है। तो याद रखना कि कौन सी फोटोफॉस्फोराइलेशन में दोनों इन्वॉल्व हैं, वो है नॉन साइक्लिक। साइक्लिक में सिर्फ फोटो सिस्टम 1 होता है। कह रहे हैं जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसा होता है? अच्छा, ये फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होती है ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपनी वीडियोस में। अगर इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विद दिस तो जाओ और मेरे फोटोसिंथेसिस वाली वीडियो देख लो, उसमें मैंने सारी जो फोटोफॉस्फोराइलेशन की टाइप्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस किया है कि कैसे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही पूछ रहे हैं कि जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करता है? यार साइक्लिक वाली में जो सबसे पहले फ्लो करता है वो होता है आपका, यानी कि आपका फोटो सिस्टम 2 होता है, सॉरी 1 होता है। फोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन निकलता है और चला जाता है आपके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में। फिर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उसको भेज देता है फेरिडोक्सिन में, FD यानी फेरिडोक्सिन। फिर फेरिडोक्सिन से वो कहाँ जाता है, यानी PS1 था वहाँ से गया वो आपका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, देन फेरिडोक्सिन में, और फेरिडोक्सिन से वो जाएगा आपका साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में जाएगा, और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से निकलने के बाद वो चला जाएगा आपके प्लास्टोसायनिन में। तो यहाँ लिखा हुआ है कि जाएगा वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और वहाँ से डायरेक्टली साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में। बिल्कुल गलत है, प्राइमरी क्योंकि साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में वो जाएगा बट, ठीक है, जाएगा बट उससे पहले वो फेरिडोक्सिन में भी जाता है। तो लिखा हुआ है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, देन फेरिडोक्सिन, देन प्लास्टोसायनिन। अच्छा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फेरिडोक्सिन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स एंड प्लास्टोसायनिन। हाँ, ये इसका करेक्ट आंसर है कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, देन उससे फेरिडोक्सिन में जाता है, फेरिडोक्सिन के बाद साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में जाता है, फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से वो प्लास्टोसायनिन में जाता है, और प्लास्टोसायनिन से दोबारा वो चला जाएगा आपके फोटो सिस्टम 1 के अंदर, ठीक है। वरना आप ये बुक खोलें और उसमें डायग्राम मौजूद है, उसे देख लें। कह रहे हैं जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है उसमें क्या बनता है? उसमें क्या ATP बनता है, क्या उसमें NADPH बनता है, या उसमें ऑक्सीजन बनता है? जो आपका साइक्लिक वाला होता है ना उसमें सिर्फ और सिर्फ ATP बनता है, उसमें कोई NADPH नहीं बनता, ना ऑक्सीजन रिलीज होता है। याद रखना कि साइक्लिक वाली में सिर्फ ATP बनता है, और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता ही सिर्फ उस वक्त है जब आप प्लांट्स के अंदर NADPH का लेवल बढ़ जाए और ATP लो हो। तो हमें NADPH नहीं बनाना, इसलिए तो हम साइक्लिक वाला काम करते हैं ना, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ATP बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले अ डायरेक्ट रोल इन जनरेशन ऑफ ATP बाय कीमोस्मोसिस? यार कीमोस्मोसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि ऊपर होता है आपके क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा बाहर होता है, और स्ट्रोमा से अंदर क्या होता है आपकी थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन। तो आप थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन से स्ट्रोमा में प्रोटॉन डालते हो। जब आपकी थैलाकॉइड मेम्ब्रेन से स्ट्रोमा में प्रोटोन जाते हैं, तो यहाँ पे लगा होता है ATP सिंथेज। जो ATP सिंथेज होता है जब वो यहाँ से प्रोटॉन निकल के वापस जा रहे हैं स्ट्रोमा में, तो फिर क्या होता है वो ATP जनरेट करता है। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि और ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हो रहा होता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले अ डायरेक्ट रोल इन जनरेशन ऑफ एटीपी, और इस पूरे प्रोसेस को कीमोस्मोसिस भी कहते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट प्ले अ डायरेक्ट रोल इन जनरेशन ऑफ एटीपी बाय कीमोस्मोसिस। एंटीना कॉम्प्लेक्स रोल प्ले करता है, सिर्फ वो नहीं करता। रिएक्शन सेंटर बिल्कुल सिर्फ वो नहीं करता। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वो भी नहीं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ना, बेसिकली इसका रोल होता है। ये सारी जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, उसमें क्या हो रहा होता है कि आपका जो आपका प्रोटॉन होता है वो मूव कर रहा होता है। और प्रोटॉन कैसे मूव करता है यार, मैं पहले अभी बता दूं ताकि आगे इसके एमसीक्यूज आएंगे, आपको तैयार हो इसके लिए। ये इस तरह का एक, बल्कि मैं डायग्राम ही दिखाता हूँ आपको, ठीक है। वेट अ सेकंड यहीं पे मौजूद होगी, ठीक है। वेट अ सेकंड ब्रो, हाँ ये रहा, देखो ये डायग्राम देखो। इसमें जो लाइट देखो, पहले इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होता है। जब इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होता है ना फोटो सिस्टम 2 से, तो फिर वो जाता है आपके किस में, प्लास्टोक्विनोन में। प्लास्टोक्विनोन से जाता है साइटोक्रोम B6 और F में, और वहाँ से प्लास्टोसाइनिन में, देन PS1 में, फिर PS1 से फेरिडोक्सिन, फेरिडोक्सिन से फेरिडोक्सिन रिडक्टेज, और फेरिडोक्सिन रिडक्टेज जो है वो इलेक्ट्रॉन फेरिडोक्सिन से लेता है और NADP को दे देता है ताकि वो NADPH बनाए, ठीक है। अब इसके नतीजे में क्या हो रहा होता है, जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है ना प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम में, ठीक है, और ख़ास तौर पे जब वो साइटोक्रोम में आ जाता है और साइटोक्रोम से आगे मूव करता है, तो इसके नतीजे में जो प्रोटॉन्स हैं वो अंदर पंप होते हैं, ठीक है। तो याद रखना है प्रोटॉन कब पंप होते हैं, जब वो साइटोक्रोम जो होता है, साइटोक्रोम के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन जा रहा होता है। जब प्लास्टोक्विनोन से निकल के साइटोक्रोम के अंदर जा रहा होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, थैलेकॉइड ल्यूमेन के अंदर। तो याद रखना कि कीमोस्मोसिस वाला सिंथेसिस है, उसमें जो प्रोटॉन है वो स्ट्रोमा से आते हैं थैलेकॉइड ल्यूमेन में। एक आगे एक और रिएक्शन आएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, हम उसमें देखेंगे कि जो वो आपके आ रहे होते हैं बेसिकली वो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में आ रहे होते हैं, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में जब आ रहे होते हैं, तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन से हम उनको बाहर निकालेंगे। तो वो कैसे होगा वो भी आगे मैं इंशाल्लाह डायग्राम से आपको दोबारा दिखा दूंगा। बट यहाँ से मैंने दिखाया कि किस तरह जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा से थैलेकॉइड के ल्यूमेन में आते हैं। फिर जब ल्यूमेन में बहुत ज़्यादा इनकी कंसंट्रेशन हो जाती है ना, फिर हम इनको ल्यूमेन से बाहर निकालते हैं एटीपी सिंथेस एंजाइम की मदद से। जो फिर क्या होता है, जब ये प्रोटॉन बाहर निकलते हैं तो इनके बाहर जाने की वजह से, इनके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के डिफरेंस की वजह से, जो अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई थी, अब जब ये बाहर जाएंगे तो फिर एडीपी में आप PI यानी कि फॉस्फेट ऐड करोगे और एटीपी बना लोगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो रहा होता है हमारे इसके अंदर, ठीक है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। लेट्स मूव ऑन। इसकी बात हो गई। इट इज़ अ फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो लाइट डिपेंडेंट है उसमें फाइनल एक्सेप्टर जो होता है ना आपका, वो NADP होता है। मैंने यहाँ दिखाया आपको कि जो NADP है वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है और NADPH बनाता है। ये पूरा लाइट रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो उसमें जो याद रखना कि जो फोटोसिंथेसिस के अंदर फाइनल एक्सेप्टर है वो NADP है। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है और जो सेल का सेलुलर रिस्पायरेशन है उसमें ऑक्सीजन होता है फाइनल, लेकिन फोटोसिंथेसिस वाले में NADP है, ओके। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन की बात होगी कि डार्क रिएक्शन जो होता है वो कहाँ पर होता है। जो बेसिकली आपका डार्क रिएक्शन होता है वो हो रहा होता है आपके साइटोसोल ऑफ साइटोप्लाज्म या माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में या थैलेकॉइड ल्यूमेन में। तो इसका आंसर जो है वो बेसिकली डी है, ठीक है। चूँकि जो आपके एंजाइम है ना रोबिस्को वगैरह, जो कि ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन करवाती हैं। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को हम सिट्रिक साइकिल भी कहते हैं, सॉरी सिट्रिक साइकिल नहीं कहते, ठीक है, इसको केल्विन साइकिल कहते हैं, ठीक है। जो केल्विन साइकिल होती है वो कहाँ पर होती है, आपके स्ट्रोमा में होती है। जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा होता है ना, क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो स्ट्रोमा होता है यानी कि उसका जो लिक्विड पार्ट होता है, उसके अंदर सारी रोबिस्को एंजाइम है वो मौजूद होती है जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन करवाती है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। MCQs में आता है कि जो डार्क रिएक्शन है वो कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है, ठीक है। फेज ऑफ केल्विन साइकिल दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन रोबिस्को। केल्विन साइकिल का ऐसा कौन सा फेज है जो रोबिस्को एंजाइम पे डिपेंड करता है। याद रखना जो रोबिस्को एंजाइम होती है बेसिकली वो CO2 को एक्सेप्ट करता है। जब CO2 को एक्सेप्ट करता है ना तो इसको चेंज कर देता है वो फॉस्फोग्लिसरेट में, PGA में, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरेट में, ठीक है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट में या फॉस्फोग्लिसरेट में। तो ये जो है ना ये प्रोसेस इसको हम कहते हैं कार्बन फिक्सेशन। तो जो आपका कार्बन फिक्सेशन है उसमें आप रोबिस्को एंजाइम को यूज़ करते हो, ठीक है। इसके 3 फेज होते हैं, कार्बन फिक्सेशन होता है, फिर उसके बाद आप क्या करते हो, रिडक्शन करते हो, और फिर आपकी रीजनरेशन होती है, ठीक है। तो उसमें ये सारा काम इन्वॉल्व होता है, लेकिन जो रोबिस्को एंजाइम है वो कार्बन फिक्सेशन में इन्वॉल्व होता है। अच्छा 27 द NADPH एंड ATP। जो NADPH है और ATP है, बल्कि मैं आपको 26 की डायग्राम भी दिखा दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। एवरीथिंग शुड बी क्लियर ताकि आप जब टेस्ट में अपीयर हो तो आपको सब कुछ आ रहा हो। देखो ये कार्बन फिक्सेशन, इसमें क्या होता है, ये है रोबिस्को एंजाइम। जो रोबिस्को एंजाइम है वो CO2 3 कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है। जब 3 कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है तो उनको चेंज कर देता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट में, ठीक है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट में, ठीक है।
और इस प्रोसेस को कहते हैं कार्बन फिक्सेशन। फिर कार्बन फिक्सेशन के बाद होती है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट था बेसिकली पहले तो चेंज हो जाएगा 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरेट में, यानी कि फॉस्फेट ऐड हो गए कितने 6 ADP। 6 ADP हम यूज़ करेंगे और इनके अंदर और बेसिकली आपके 3-फॉस्फोग्लिसरेट 6 होते हैं। जब 6 को हमने 6 के अंदर फॉस्फेट ऐड करना है तो हमें 6 ADP चाहिए, तो 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरेट बन जाता है। तो 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरेट होता है ना, हम क्या करते हैं NADPH को यूज़ करते हैं और 6 मॉलिक्यूल यूज़ करते हैं NADPH के, और वो क्या देते हैं, अपना H इनको दे देते हैं। जब इनको अपना H दे देते हैं तो फिर क्या बन जाता है, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, और साथ में हम अपना फॉस्फेट ग्रुप भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं। एक फॉस्फेट ग्रुप भी चला गया, ठीक है, और हाइड्रोजन भी ऐड हो गए। तो जो 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरेट था वहाँ से बन गया ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। और बेसिकली बनते कितने, 2 बनते हैं, बल्कि सॉरी 6 बनते हैं। 6 ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बनते हैं। 6 में से हम एक जो है वो बाहर निकाल देते हैं एज आउटपुट, जिससे हम आगे शुगर वगैरह बनाएंगे। और जो बाकी 5 ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट होते हैं वो रुबिस्को को, राइबोलोज बिसफॉस्फेट को रीजनरेट करने के लिए काम आते हैं। और जो राइबोलोज बिसफॉस्फेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है। तो ये पूरी साइकिल थी जिसका मैंने MCQs आपको अभी बताया कि जो कार्बन फिक्सेशन का काम है उसी में रुबिस्को एंजाइम यूज़ होता है। तो NADPH और ADP फ्रॉम द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन आर यूज, किस लिए, जो NADPH यूज़ करते हो और ADP यूज़ करते हो लाइट डिपेंडेंट में, वो किस लिए यूज़ करते हो, ताकि आप NADPH को यूज़ करते हो। आप NADPH बेसिकली यूज़ करते हो ताकि आपका जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है ना उसको फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड यानी अल्डिहाइड में चेंज करो। जो बनता है ना 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, यहाँ पे बना है 3-ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट या 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड भी इसको कहते हैं। तो ये जो चीज़ बनती है ना इसके लिए आपको NADPH यूज़ करना होता है। तो बेसिकली यानी इस काम के लिए आप यूज़ करते हो। तो उसका आंसर है ये रहा, कहाँ कि कन्वर्ट करते हो आप PGA यानी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में। D इसका करेक्ट आंसर है। ओके, विच इज़ मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल में हम क्या बना रहे हो, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बना रहे हो, और वो क्या बनाएगा आगे जाके, शुगर बनाएगा। तो शुगर जो प्रोडक्शन है ना, शुगर प्रोडक्शन, शुगर का बनना, वो केल्विन साइकिल से काफ़ी कनेक्टेड है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग NADPH इज कन्वर्टेड टू NADP। जो NADPH है वो NADP में चेंज हो जाता है। किस में होता है, लाइट डिपेंडेंट में, लाइट इंडिपेंडेंट में। ऑब्वियसली लाइट इंडिपेंडेंट में, जो लाइट डिपेंडेंट है उसमें तो आप NADPH बनाते हो, ठीक है। NADP एंड CO2 कह रहे हैं, जो NADP है और आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, बोथ आर रिड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। NADP और CO2 दोनों फोटोसिंथेसिस में रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, बाय हाइड्रोजन। दियर रिडक्शन अकर रिस्पेक्टिवली इन, जो NADP की रिडक्शन है वो कहाँ पर होती है, वो होती है लाइट रिएक्शन में, और जो आपका CO2 है वो रिड्यूस होता है डार्क रिएक्शन में। CO2 से आप ग्लूकोज बनाते हो, ठीक है, और यानी कि 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनाते हो ना, वो आगे जाके आपका ग्लूकोज बना देगा। और जो NADP है वो NADPH में बन जाता है, और NADPH कहाँ बनता है, लाइट रिएक्शन में, और जो CO2 की क्या है रिडक्शन है वो होती है डार्क रिएक्शन में। ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसीलिए इट्स टेकिंग अ बिट लॉन्गर, बट ट्रस्ट मी, स्टिक हियर, और इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू गाइज विल बी परफेक्ट इन सॉल्विंग दिस MCQs। ओके, 31 माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो कह रहे हैं दे आर इन्वॉल्व्ड इन ऑल। माइटोकॉन्ड्रिया सारा काम करवाते हैं, क्या वो फर्मेंटेशन करवाते हैं। बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया में ना सारा ऑक्सीडेशन का काम होता है, और फर्मेंटेशन तो बगैर ऑक्सीजन के यूज़ होता है, ठीक है। तो क्रेब्स साइकिल भी करवाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल होती है, पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है, और फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन होती है, सारी ये वही काम है, ठीक है। तो ये किसके अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। लेकिन जो फर्मेंटेशन है वो आपके साइटोसोल में होता है। तो ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पायरेशन, जब एरोबिक रिस्पायरेशन होती है ग्लूकोज किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, जो ग्लूकोज होता है आप उससे क्या बनाते हो, वाटर, CO2 एंड एनर्जी। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। इट इज़ अ प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए एनर्जी इज़ मेड अवेलेबल टू सेल, यानी इस प्रोसेस के ज़रिए आप एनर्जी देते हो सेल्स को बाय स्टेप ब्रेक डाउन ऑफ कार्बन चेन। कार्बन चेन को आहिस्ता आहिस्ता तोड़ते हो और इस प्रोसेस के ज़रिए सेल को एनर्जी देते हो। वो कौन सा है कि यानी कि आप स्टेप बाय स्टेप तोड़ के रहे हो, कार्बन की चेन तोड़ रहे हो और एनर्जी बना रहे हो। जो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन है बेसिकली ये तो गैसियस एक्सचेंज है कि आप बाहर से ऑक्सीजन अंदर ला रहे हो, अंदर से CO2 बाहर निकाल रहे हो, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। इंटरनल रिस्पायरेशन याद रखना, इंटरनल रिस्पायरेशन में आपकी जो वो है मेथड लाइक फर्मेंटेशन है वो भी आ जाता है, और जो फर्मेंटेशन में कोई ADP रिलीज़ नहीं होता, तो इंटरनल रिस्पायरेशन प्रॉपर आंसर नहीं है।
जो आपका सेलुलर रिस्पायरेशन है उसके अंदर भी इंटरनल रिस्पायरेशन यानी कि फर्मेंटेशन भी आ जाता है और एरोबिक रिस्पायरेशन भी आ जाता है, तो ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। हाँ, जो टिश्यू रिस्पायरेशन होती है ना बेसिकली, तो टिश्यू के अंदर जो रिस्पायरेशन होती है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है और उसके नज़रिए में आप एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। तो जो सी है ये इसका करेक्ट आंसर है। दोबारा सुन लो कि जो आप ये सारे प्रोसेस है ना इसमें सिर्फ गैसेस एक्सचेंज होता है, इंटरनल में आपकी फर्मेंटेशन भी होती है तो उसमें कोई एनर्जी नहीं मिलती। सेलुलर रिस्पायरेशन में भी फर्मेंटेशन इन्वॉल्व होती है लेकिन टिश्यू रिस्पायरेशन में कोई फर्मेंटेशन इन्वॉल्व नहीं होती, सिर्फ एनर्जी बनती है। तो आप इसका जो आंसर है वो सी होगा। कह रहे हैं इट इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन इन अ वे दैट अलाउस हर टू हार्वेस्ट अ मैक्सिमम यूजेबल एनर्जी। ये कौन सा प्रोसेस है जिसके ज़रिए ऑर्गेनिजम्स क्या करती हैं, बड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड तोड़ती हैं, ठीक है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होगा और जब तोड़ती हैं तो उससे मैक्सिमम यूजेबल एनर्जी रिलीज़ होती है। तो रिस्पायरेशन वो प्रोसेस है ना जिसके ज़रिए आप कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह आप ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ते हो, ठीक है। ग्लूकोज एक कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है ना, जब उसको तोड़ते हो तो वाटर CO2 और एनर्जी रिलीज़ होती है, तो रिस्पायरेशन है वो, ठीक है। Majority of the cell depend ultimately for their supply of free energy on oxidation reaction। जो जितने भी सेल्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं अपनी फ्री एनर्जी के लिए इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, वो है रिस्पायरेशन, ठीक है। जितने भी सेल्स होते हैं उनको एनर्जी मिलती है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ व्हाट, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। और ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज किस में होती है, रिस्पायरेशन में होती है, ठीक है। अगर एरोबिक रिस्पायरेशन होता तो मैं वो ज़्यादा परफेक्ट आंसर होता, बट यहाँ ऑप्शन नहीं है तो मैं नहीं टिक करूँगा। कह रहे हैं जो पायरुवेट बनता है ना ग्लाइकोलिसिस में वो आगे जाता है एंड प्रोसीड फर्दर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन थ्रू। जो पायरुवेट बन गया अब वो ऑक्सीजन को यूज़ करेगा, तो किस में करेगा, लैक्टिक एसिड में। तो पायरुवेट ऑक्सीजन मिलती नहीं है ना, तो वो लैक्टिक एसिड बन जाता है पायरुवेट से। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी एक एनारोबिक रिस्पायरेशन है जिसमें ऑक्सीजन यूज़ नहीं होता। जो एरोबिक रिस्पायरेशन है इसमें पायरुवेट ऑक्सीजन को यूज़ करता है, ठीक है, और वहाँ से एनर्जी रिलीज़ होती है। एनर्जी रिलीज़ करने के लिए NADPH वगैरह बनाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, एरोबिक रिस्पायरेशन। विच ऑफ दिस प्रोसेस विल नॉट अकर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर नहीं है तो क्या नहीं होगा, ठीक है। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो ऑक्सीजन अगर नहीं है तो नहीं होगा, क्रेब्स साइकिल बिल्कुल नहीं होगी। क्रेब्स साइकिल भी एक ऑक्सीडेटिव रिस्पायरेशन है, एरोबिक रिस्पायरेशन है। पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन भी एरोबिक है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी ऑक्सीजन चाहिए होती है इस काम के लिए भी, तो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है। जो ATP की नेट प्रोडक्शन है ना प्रोकैरियोट सेल में, ठीक है, जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है ना ऑक्सीजन की मौजूदगी में प्रोकैरियोट में, वो बनाता है 38। और याद रखना जो यूकैरियोट होता है वो 36 बनाता है। इसका रीज़न क्या है यार, जो प्रोकैरियोट होता है ना उसको ना उसमें जो NADPH बनता है, उस NADPH को ना प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया से नहीं गुजरना होता। जब माइटोकॉन्ड्रिया से नहीं गुजरना पड़ता उसका जो NADPH होता है बेसिकली वो 6 बना देता है। क्या 6 बनाता है, 6 DB बनाता है। लेकिन जो यूकैरियोट होते हैं ना उसको गुजरना होता है माइटोकॉन्ड्रिया से उसके NADPH को, बट वो नहीं गुजर सकता। ये सिर्फ 2 NADPH की बात हो रही है। 2 NADPH ऐसे बनते हैं जो ग्लाइकोलिसिस के जरिए बनते हैं खास तौर पे। तो फिर क्या हो रहा होता है, अब ग्लाइकोलिसिस वालों को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना है क्योंकि वहीं पे ऑक्सीडेशन होगी, तो ये 2 NADPH नहीं जा पाएंगे और एक NADPH से बनने होते हैं 3 और 2 से बनते हैं 6। लेकिन ये क्या करते हैं, ये खुद नहीं जा पाते, लेकिन हाँ इनके इलेक्ट्रॉन अंदर चले जाते हैं। जब इनके इलेक्ट्रॉन अंदर चले जाते हैं ना इनको FADH2 एक्सेप्ट कर लेता है। जब FADH एक्सेप्ट करके FADH2 बना लेता है ना तो फिर एक FADH से बनते हैं 2 और 2 से कितने बन जाएंगे, 4। तो बेसिकली 4 बनते हैं, तो 6 के बजाय 4 बन रहे हैं, तो 38 के बजाय यूकैरियोट में 36 बनते हैं। तो यहाँ पे हमसे प्रोकैरियोट का पूछा है तो 38 ATP इसका आंसर होगा। फॉर फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस टॉपिक गो एंड वॉच माई लेक्चर, जिसमें मैंने ये बहुत डिटेल में बताया कि कैसे सारा काम हो रहा होता है, ठीक है। और वहाँ पे मैंने ATP जितने भी आपको याद करने हैं वो भी मैंने एक्सप्लेन किए हैं। तो मेरी आप प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर मैंने जो बायोएनर्जेटिक्स की प्लेलिस्ट बनाई हुई है उसमें आपको मिल जाएगा इसका आंसर। केमिकल इक्वेशन जो फोटोसिंथेसिस की है वो किसकी ऑपोजिट है, एरोबिक रिस्पायरेशन की है। मैं इसका जिक्र पहले भी कर चुका हूँ, ठीक है। सिर्फ रिस्पायरेशन ही एरोबिक रिस्पायरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग पाथवे आउटलाइन द ऑर्डर ऑफ इवेंट ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पायरेशन। जो एरोबिक सेलुलर रिस्पायरेशन है उसमें कौन कौन से प्रोसेस हो रहे होते हैं, सबसे पहले कौन सा होता है, सबसे लास्ट में कौन सा होता है। सबसे पहले ग्लूकोज होगा, ठीक है, ग्लूकोज सब में है। उसके बाद ट्रायोस फॉस्फेट होगा, ठीक है, ट्रायोस फॉस्फेट ही होता है, हेक्सोस फॉस्फेट नहीं होता, ठीक है। ग्लूकोज से आप बनाते हो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट वगैरह, ठीक है। और उसके बाद जो ग्लूकोज होता है ट्रायोस फॉस्फेट बनता है, उसके बाद उससे पायरुवेट बनाते हो, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। यानी कि सॉरी ये ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट नहीं बनता, ठीक है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनता है। ग्लूकोज जो होता है बेसिकली ग्लाइकोलिसिस की साइकिल के जरिए गुजरता है। जब ग्लूकोज ना ग्लाइकोलिसिस से गुजरता है ना तो वहाँ पर ग्लूकोज से क्या होता है, आप उसको तोड़ते हो और बेसिकली पायरुवेट बनाते हो। जो पायरुवेट होता है वो उसके अंदर
3 फॉस्फेट ग्रुप पाए जाते हैं, ठीक है। आई गेस आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग हेयर, ओके लेट मी वेरीफाई फर्स्ट। ओके सो बेसिकली ये रही इसकी डायग्राम, और इसमें ना 3 फॉस्फेट वाला ग्रुप बनता है, ठीक है, यानी कि ट्रायोस फॉस्फेट यानी कि 3 कार्बन वाला प्लस फॉस्फेट वाला। मैं इसको 3 फॉस्फेट से कंफ्यूज कर रहा था, बट बेसिकली ट्रायोस फॉस्फेट का मतलब है 3 कार्बन हो, इसके लिए उनको ट्रायोस कहेंगे, और साथ में एक फॉस्फेट ग्रुप भी हो। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो ग्लाइकोलिसिस के जरिए बनता है। तो इसका आंसर ये ट्रायोस फॉस्फेट इसमें भी आएगा। तो यानी कि 2 नीचे वाले तो नेगेट कर दिया हमने, अब इन दोनों में से होगा। ट्रायोस फॉस्फेट से पायरुवेट बनता है, बिल्कुल बनता है। पायरुवेट क्रेब्स साइकिल में जाता है, बिल्कुल जाता है। CO2 बनता है। वाटर बनता है। वाटर के बाद जो ऑक्सीडेटिव है ना, ये एरोबिक रिस्पिरेशन, इसमें ADP बनता है। ये ADP टूटता नहीं है, तो इसका 1 आंसर करेक्ट है ए वाला, कि ग्लूकोज जाएगा ग्लाइकोलिसिस से पायरुवेट बनेगा, ठीक है। पायरुवेट से क्रेब्स साइकिल में जाएगा पायरुवेट, और क्रेब्स साइकिल के बाद वो क्रेब्स साइकिल के नतीजे में NADPH रिलीज होगा। NADPH जो है वो आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगी, उसकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरेगा, और आखिर में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ADP रिलीज होगी। ओके अब ग्लाइकोलिसिस की बात होगी। यहाँ पर कह रहे हैं स्टेप ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है फिर भी रिस्पिरेशन का ये प्रोसेस हो जाता है, वो कौन सा है? वो है ग्लाइकोलिसिस। क्रेब्स साइकिल को ऑक्सीजन चाहिए होती है, पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन को भी चाहिए होती है, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को भी ऑक्सीजन चाहिए होती है। बट ग्लाइकोलिसिस जो है ये बेसिकली अगर आपसे MCQs में पूछा जाए कि एरोबिक और एनएरोबिक रिस्पिरेशन में कौन सा काम ज़रूर होता है, वो है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस जो है ऑक्सीजन मौजूद हो या ना मौजूद हो, वो प्रोसेस ज़रूर होगा, जिसके नतीजे में पायरुवेट बनेगा। हाँ, अगर पायरुवेट बनने के बाद आगे अगर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है तो फिर पायरुवेट ना लैक्टिक एसिड वगैरह बना देगा और अल्कोहल बनाएगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन मौजूद है तो क्रेब्स साइकिल में घुस जाएगा, और उसके नतीजे में तीनों प्रोसेस होंगे: क्रेब्स साइकिल, पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन, और आखिर में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ग्लाइकोलिसिस किससे स्टार्ट होता है? जो ग्लाइकोलिसिस होता है उसमें ना आप ग्लूकोज को लेते हो, और ग्लूकोज जो है ना फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, क्या फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एक एंजाइम होता है, वो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज बेसिकली आपके ग्लूकोज की फॉस्फोराइलेशन करता है, उसको बना देता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। तो फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज से स्टार्ट होता है आपका ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। यही डायग्राम है, यहाँ पे अभी खोल के ही बैठा होंगे। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है बाय एंजाइम। यहाँ पे एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है जिसको हम कहते हैं फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। क्या? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ओके मूव ऑन। इट इज़ ट्रू अबाउट प्रिपरेटरी फेज। जो ग्लाइकोलिसिस है ना उसके 2 फेज हैं, एक प्रिपरेटरी फेज है, ठीक है, और दूसरा फेज है आपका जो यानी कि यील्डिंग फेज है, जिसमें आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। तो प्रिपरेटरी फेज में आप जो ADP है वो देते हो। देखो यहाँ ADP आपने दी, यहाँ पे ADP दी, तो 2 ADP जो है वो प्रिपरेटरी फेज में आप देते हो, तो इन्वेस्ट करते हो। तो ADP आर कंज्यूम, ये बात ठीक है कि आपको ADP देना पड़ता है। तो 43 का ए करेक्ट आंसर है। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द एंड प्रोडक्ट, यानी कि जो नेट ग्लाइकोलिसिस के नतीजे में क्या होता है, ठीक है, अदर देन पायरुवेट। यानी पायरुवेट तो बन गया, लेकिन ग्लाइकोलिसिस के नतीजे में उसके अलावा क्या बनता है, मैं यहाँ से समझाऊंगा आपको। तो बेसिकली जो टोटल है ना ये ग्लाइकोलिसिस, इसमें आप 2 ADP प्रिपरेटरी फेज में दे देते हो। जब प्रिपरेटरी फेज में 2 ADP दे देते हो ना, तो जो आपका एक यील्डिंग फेज होता है ना, जिसमें आपको चीज़ें मिलनी होती हैं, ठीक है, उसमें आपको 4 ADP मिलते हैं। हालांकि अब 2 शुरू में आपने दिए थे और मिले 4 हैं, तो 4 में से आप 2 निकाल दोगे ना, जो आपने इन्वेस्ट किए थे, खर्च किए थे, बचत कितने की होगी? 2 की। तो बेसिकली आपको 2 ADP मिलते हैं। 2 ADP के साथ साथ पायरुवेट भी 2 मिलते हैं। तो 2 ADP मिले, 2 पायरुवेट मिले, और 2 वाटर के मॉलिक्यूल भी रिलीज होंगे, ठीक है, 2 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा आंसर करेक्ट है, कि ADP जो नेट यील्ड है ADP का वो कितना है। ADP यहाँ 2 कहाँ है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। अब इन दोनों में से ही होगा, या B होगा या D होगा। 2 ADP 2 NADH, हाँ बिल्कुल NADH भी मिलते हैं। देखो यहाँ पर 2 NADH मिल रहे थे, तो NADH भी है और वाटर 2, तो B इसका करेक्ट आंसर है कि 2 ADP मिलते हैं, 2 NADH मिलते हैं, 2 वाटर मिलते हैं, और याद रखना 2 पायरुवेट भी मिलते हैं। तो ये होता तो वो भी करेक्ट था। 4 NADH नहीं मिलते, 2 NADH मिलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टली एंटर द क्रेब्स साइकिल, कौन सी चीज़ है क्रेब्स साइकिल में डायरेक्टली एंटर हो जाती है? वो है आपका एसिटाइल को है। बेसिकली जो पायरुवेट बनता है ना ग्लाइकोलिसिस के नतीजे में, आप पायरुवेट के ऊपर एक और रिएक्शन कराते हो, ठीक है। वो कैसा रिएक्शन होता है मैं यहाँ आपको डायग्राम में दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये है, ठीक है, कि जो पायरुवेट है आप उसकी ऑक्सीडेशन कराते हो। उस पायरुवेट में से आप बेसिकली एक CO2 निकाल दोगे पहले, ठीक है। CO2 निकालने के साथ साथ उसमें से आप हाइड्रोजन भी निकालोगे। जब हाइड्रोजन निकालोगे ना तो यहाँ एक NADH भी मिलता है। तो याद रखना आपको 2 पायरुवेट मिले थे ना, तो दोनों पायरुवेट के साथ आप यही काम करोगे। जब दोनों पायरुवेट के साथ यही काम करोगे तो जो पायरुवेट की ऑक्सीडेशन हो रही है उसके नतीजे में आपको 2 NADPH मिलते हैं, और इन 2 NADPH को यूज़ करते हो आप, तो आपको यूकैरियोटिक में 4 ADP मिलते हैं और प्रोकैरियोटिक में 6 मिलते हैं। इसका रीज़न मैं बता चुका हूँ, बिकॉज अभी जो 2 NADPH बन जाएंगे ना उनको
उनको जाना होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन वो डायरेक्टली खुद नहीं जा पाएंगे, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन FADH को देंगे। और क्योंकि एक NADH से 3 ADP ने बनना था, 2 से 6 ने बनना था, बट NADH खुद गए नहीं, उन्होंने FADH को दे दिया, और एक FADH से 2 बनते हैं, 2 से मिलेंगे 4, ठीक है। तो बेसिकली 4 ADP यहाँ बनेंगे। तो मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जो कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, बट ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे ज़रूर पूछ सकते हैं घुमा फिरा के, ठीक है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हो। तो पायरुवेट की ऑक्सीडेशन कराते हो, जब पायरुवेट की ऑक्सीडेशन हो जाती है, उसमें से एक CO2 भी रिमूव हो जाता है, तो एसिटाइल CoA बन जाता है। जो एसिटाइल CoA है बेसिकली वो आपका क्रेब्स साइकिल में डायरेक्टली इंटर होता है। तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा, एसिटाइल CoA D। कह रहे हैं क्रेब्स साइकिल के दौरान FADH2 जो है इट इज़ फॉर्म ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ, जो FADH2 है वो बेसिकली बनता है जब आपका सक्सीनेट फ्यूमरेट में चेंज होता है। जब सक्सीनेट फ्यूमरेट में चेंज होता है, देखो FADH फ्यूमरेट, इससे याद कर लो कि सक्सीनेट इनटू फ्यूमरेट, तो याद रखना जब सक्सीनेट फ्यूमरेट में चेंज होता है यानी कि इसकी बेसिकली डिहाइड्रोजिनेशन होती है, इसमें से आप H रिमूव करते हो। जब H रिमूव करते हो तो FAD इसको एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो फिर अब क्या होता है कि आपको FADH2 मिलता है, और कब मिलता है, जब सक्सीनेट चेंज हो रहा होता है फ्यूमरेट में। C इसका करेक्ट आंसर है, और इसकी वेरिफिकेशन आपको मैं यहाँ दूंगा कि ये आपका सक्सीनेट है, ये चेंज हो गया फ्यूमरेट में, और उसके नतीजे में FADH2 मिला। ओके, मूव ऑन। 47 हाउ मैनी मॉलिक्यूल ऑफ NADH आर फॉर्म्ड व्हेन 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल पास थ्रू क्रेब्स साइकिल। जब ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल क्रेब्स साइकिल से गुजरता है, हाउ मैनी मॉलिक्यूल ऑफ NADH आर फॉर्म्ड व्हेन 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल पास थ्रू क्रेब्स साइकिल। जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है ना, 2 पायरुवेट होते हैं, और 2 पायरुवेट के लिए आपको 2 क्रेब्स साइकिल करनी पड़ेंगी, और जब 2 क्रेब्स साइकिल करोगे ना, तो जो आपके NADH बनते हैं वो बेसिकली 6 बनते हैं, क्योंकि एक क्रेब्स साइकिल के नतीजे में 3 बनते हैं NADH, और क्योंकि 2 दफ़ा होगी तो मिलेंगे कितने, 6 मिलेंगे, याद रखना 6 इसका करेक्ट आंसर है। नंबर ऑफ ADP जनरेटेड बाय 1 क्रेब्स साइकिल एट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। कह रहे हैं द क्रेब्स साइकिल के अंदर एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होती है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होती है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ये होती है कि आप ADP बनाओ, लेकिन ADP किससे बनाओ? आप अपने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनाओ, यानी कि आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है अपने अंदर से आपको फॉस्फेट दे और उस फॉस्फेट से आप ADP बना लो, ये कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और क्रेब्स साइकिल में अगर एक क्रेब्स साइकिल होती है ना, तो एक क्रेब्स साइकिल में ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन एक दफ़ा होती है, और एक दफ़ा होने की वजह से ADP भी एक मिलता है, ठीक है। लेकिन याद रखना, अगर तुमसे कहा जाए कि ग्लूकोज है पूरी तरह से वो टूटा है, तो उस पूरी तरह ग्लूकोज के टूटने की वजह से सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के नतीजे में क्रेब्स साइकिल से कितने आपको ADP मिलेंगे? तब 2 मिलेंगे, बिकॉज जब ग्लूकोज टूटेगा ना तो 2 पायरुवेट बनेंगे, और 2 पायरुवेट ना 2 क्रेब्स साइकिल कराएंगे, और 2 क्रेब्स साइकिल के नतीजे में 2 ADP मिलेंगे। क्या करो, इस बात को दोबारा बैक करो, लिसन जो मैंने क्या कहा है, क्योंकि बहुत हाई यील्ड बात बताई है मैंने। तो 1 ADP इसका खैर आंसर है। इन विच स्टेप ऑफ क्रेब्स साइकिल डीकार्बोक्सिलेशन डज अकर। कह रहे हैं क्रेब्स साइकिल का ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें डीकार्बोक्सिलेशन होती है, ठीक है। मैं आपको डायग्राम से सिखाता हूँ कि जो डीकार्बोक्सिलेशन होती है उसमें CO2 रिमूव करते हो, और बेसिकली जो CO2 रिमूव होता है वो उस वक्त होता है कि जब आपका आइसोसिट्रेट है ना अल्फा कीटोग्लूट्रेट बनाता है। जो आपका आइसोसिट्रेट है ये बनाएगा अल्फा कीटोग्लूट्रेट, और इसके नतीजे में CO2 रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं जो आपका आइसोसिट्रेट यहाँ होगा, आइसोसिट्रेट अल्फा कीटोग्लूट्रेट बनाएगा, और जो अल्फा कीटोग्लूट्रेट होता है वो 5 कार्बन वाला कंपाउंड होता है। बेसिकली आइसोसिट्रेट 6 वाला होता है। जब एक दफ़ा इसकी ना डीकार्बोक्सिलेशन होती है ना, तो CO2 निकल जाता है। जब CO2 निकल जाता है तो एक कार्बन अपने साथ ले गया, तो फिर आइसोसिट्रेट 6 कार्बन वाला अल्फा कीटोग्लूट्रेट में चेंज हो जाएगा, जो कि 5 कार्बन वाला है। तो यहाँ पे वही बात पूछ रही है कि कितने कार्बन वाला है अल्फा कीटोग्लूट्रेट? 5 कार्बन वाला है, ठीक है। सक्सीनेट भी 5 कार्बन वाला है, आपने याद रखना है। ओके अब हम रिस्पायरेटरी चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं, और तकरीबन हम एंड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और आपने स्टिक रहना है। आई नो ये काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया, 38 मिनट्स अभी तक हो चुके हैं। आई गेस 50 मिनट्स पे मैं एंड करूँगा, बट हाई यील्ड अगेन बहुत इंपॉर्टेंट MCQs आ रहे हैं, और देखिए मैं अगेन बेस से उनको डिस्कस कर रहा हूँ और ट्राई कर रहा हूँ कि वो डायग्राम के ज़रिए भी आपको शो करूँ कि ये काम हुआ कैसे था, ठीक है। इससे आपकी रिविजन भी हो रही होगी, और अगेन हाई यील्ड टॉपिक्स हैं, हाई यील्ड MCQs हैं। ओके, रिस्पायरेटरी चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अगर रिस्पायरेटरी चेन, ओके, इनकी बात करते हैं। एक जो एरोबिक रिस्पायरेशन है उसमें H2O जो होता है एज अ फाइनल प्रोडक्ट इज जनरेटेड, ठीक है। जो वाटर जो है
एरोबिक रिस्पिरेशन में वाटर एज अ फाइनल प्रोडक्ट रिलीज होता है, बट किसके ज़रिए? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। आखिर में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है, जिसके नतीजे में जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है ना, तो अपने अंदर हाइड्रोजन ऐड कर देता है। जब हाइड्रोजन ऐड कर लेता है तो वाटर बनाता है। तो याद रखना, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में आखिर में वाटर बनता है। कैसे बनता है? जब ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और अपने अंदर हाइड्रोजन भी ऐड कर लेता है। रिस्पिरेटरी चेन में NADH इज ऑक्सीडाइज बाय, जो NADH है वो रिस्पिरेटरी चेन होती है। जो रिस्पिरेटरी चेन में NADH को ऑक्सीडाइज कौन करता है? वो कोएंजाइम Q करता है। सबसे पहले कोएंजाइम Q होता है, वो NADH को ऑक्सीडाइज करता है, उसके बाद साइटोक्रोम C के पास जाता है वो, ठीक है। तो NADH इज ऑक्सीडाइज बाय कोएंजाइम Q, जो कि इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन खुद एक्सेप्ट कर लेगा। जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो NADH चेंज हो जाएगा NAD में अगेन। ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन H+ आर पम्प्ड अक्रॉस। जब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है तो H+ आयन पंप कहाँ होते हैं? देखो, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन नहीं कहना, क्योंकि जब मैं समझा रहा था ना आपको फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो मैंने बताया था कि फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है ना, फोटोफॉस्फोराइलेशन, उसमें थैलेकॉइड मेम्ब्रेन आंसर होता है। बट जो H+ आयन पंप्ड होते हैं ना, वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होते हैं, ठीक है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इसका करेक्ट आंसर है। और इसकी डायग्राम भी मैं आपको बेसिकली यहाँ दिखाई देता हूँ, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट भी पूरा क्लियर हो जाए कि किस तरह हो रहे होते हैं। ये देखो, जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है और ये इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है। तो बेसिकली जो आपके इलेक्ट्रॉन पंप हो रहे होते हैं किसके नतीजे में? आपके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के नतीजे में। वो पंप कहाँ हो रहे होते हैं? आपके इनर मेम्ब्रेनस स्पेस में, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि इनर मेम्ब्रेनस स्पेस में वो पंप होते हैं। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कह लो, इनर मेम्ब्रेनस स्पेस का हो, एक ही बात है, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका बी। सो 54 पे आते हैं। जब ADP की फॉर्मेशन है ना रिस्पिरेटरी चेन में, उसको हम क्या कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ ADP एट रिस्पिरेटरी चेन इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। जो रिस्पिरेटरी चेन है ना, उस रिस्पिरेटरी चेन के नतीजे में जो बनता है ना, उसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होती है बेसिकली वो आपके क्रेब्स साइकिल में होती है और ग्लाइकोलाइसिस में होती है, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ ADP इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ADP का बनना ऑक्सीजन की मौजूदगी में, उसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ओके 56। कंसीडरिंग फॉलोइंग पेयर ऑफ रिस्पिरेटरी चेन, फर्स्ट वन इज रिड्यूस, सेकंड वन इज ऑक्सीडाइज। कह रहे हैं ये आपको एग्जांपल दी गई है, बताओ इनमें पहली चीज़ जो रिड्यूस हो रही है, सेकंड जो है वो ऑक्सीडाइज हो रही है। सब में हो रही होगी सिवाय एक के। तो कोएंजाइम Q जो है वो सबसे पहले क्या होता है? रिड्यूस होता है, ठीक है। कोएंजाइम Q जो है रिड्यूस होता है और NADH जो है वो आपका ऑक्सीडाइज होता है रिस्पिरेटरी चेन में। बिल्कुल ऐसा ही होता है, ठीक है। जो NADH आता है बेसिकली कोएंजाइम Q, उसमें से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। यहाँ देखो, ये है आपका कोएंजाइम, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ बना हुआ डायग्राम, ये रहा कोएंजाइम Q। जो कोएंजाइम Q है ना, वो NADH से इलेक्ट्रॉन लेता है। तो NADH हो गया ऑक्सीडाइज, कोएंजाइम Q हो गया रिड्यूस। तो ये बात तो प्रूव हो गई कि ये तो नहीं है आंसर, बिकॉज हमें वो बताना है जिसमें काम ना हो। साइटोक्रोम B और कोएंजाइम Q, कि साइटोक्रोम B लेगा और कोएंजाइम Q को क्या करेगा? कर देगा ये रिड्यूस। तो ये बिल्कुल होता है। और ये जो काम होता है ना कि जो साइटोक्रोम B वो क्या हो, सबसे पहले जो साइटोक्रोम B है वो रिड्यूस हो और कोएंजाइम Q ऑक्सीडाइज हो, बिल्कुल ही होता है। इसकी डायग्राम भी यहीं पर है कि ये रहा आपका साइटोक्रोम B कहाँ है? यहाँ पर मिस हो गया। एक्सक्यूज़ क्या था कि जो आपका साइटोक्रोम B है वो होगा रिड्यूस और कोएंजाइम Q होगा ऑक्सीडाइज। यहाँ पर ये यार, ठीक है। तो साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स है ना, ये बेसिकली साइटोक्रोम B होता है। तो कोएंजाइम Q है, अपने इलेक्ट्रॉन इसको देता है। जब इलेक्ट्रॉन अपने इसको देता है तो कोएंजाइम Q खुद क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज, और वो रिड्यूस हो जाता है। तो ये भी होता है बेसिकली इसमें, ठीक है। और जो साइटोक्रोम C है, ठीक है, वो हो जाए ऑक्सीडाइज और साइटोक्रोम B हो जाए रिड्यूस। और ये काम भी होता है, ये बिल्कुल होता है। साइटोक्रोम C ऑक्सीडाइज होता है और साइटोक्रोम B रिड्यूस हो जाता है। और जो आपका उल्टा बोल दिया मैंने कि जो आपका बिल्कुल सही बोला, साइटोक्रोम C रिड्यूस होता है और साइटोक्रोम B ऑक्सीडाइज हो जाता है। साइटोक्रोम B ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो यहाँ पर होता है कि यहाँ साइटोक्रोम B जो है ऑक्सीडाइज होता है, अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। तो साइटोक्रोम C क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। और 56, ठीक है, हो गया। तो इसका आंसर क्या है? ठीक है, इसका आंसर है डी। कैसे? तो साइटोक्रोम C है, कह रहे हैं रिड्यूस, तो साइटोक्रोम A क्या हो? ऑक्सीडाइज। ऐसा कहीं होता ही नहीं है, ये रिएक्शन कहीं होता ही नहीं है, बाकी सारे रिएक्शन होते हैं। तो इसका आंसर क्या है? डी। दोबारा देखो, कोएंजाइम Q और NADH। मैं इस डायग्राम से समझाता हूँ कि
ओके देखो ये NADH है, जो NADH आता है ये अब ऑक्सीडाइज होता है और किसको रिड्यूस कर देता है, कोएंजाइम Q को, ठीक है। तो NADH क्या हो गया, ऑक्सीडाइज अपने इलेक्ट्रॉन दे के, और कोएंजाइम हो गया रिड्यूस। ये यहीं पे था ना कि NADH जो हो जाता है ऑक्सीडाइज, दूसरा वाला ऑक्सीडाइज, और कोएंजाइम Q रिड्यूस। यहाँ पर देखो कोएंजाइम Q हो जाएगा ऑक्सीडाइज और साइटोक्रोम B हो जाएगा रिड्यूस। ये भी यहीं पर है कि जो कोएंजाइम Q है अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो खुद क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइज, और ये हो जाएगा रिड्यूस। साइटोक्रोम जो रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स है ना, ये साइटोक्रोम B होता है बेसिकली। तो ये क्या हो जाएगा, साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स खुद हो जाएगा रिड्यूस और कोएंजाइम Q हो जाएगा ऑक्सीडाइज। और इसी तरह आखिर में क्या होगा कि जो आपका साइटोक्रोम B है जो रिडक्टेज वाला है ये ऑक्सीडाइज होगा और साइटोक्रोम C को रिड्यूस कर लेगा। और ये यहाँ पर भी है कि साइटोक्रोम C रिड्यूस हो जाएगा, साइटोक्रोम B ऑक्सीडाइज हो जाएगा, लेकिन D वाला काम कहीं पे भी नहीं होता। कैरियर्स ऑफ रिस्पायरेटरी चेन आर लोकेटेड इन, जो रिस्पायरेटरी चेन के कैरियर्स होते हैं ना, जो बेसिकली जो सारा काम कर रहे होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को कैरी करें ना, कोएंजाइम Q वगैरह और साइटोक्रोम C वगैरह, ये होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे। तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया C इसका करेक्ट आंसर है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड व्हेन वन NADH इज ऑक्सीडाइज थ्रू रिस्पायरेटरी चेन। कह रहे हैं जब एक NADH को आप ऑक्सीडाइज करते हो तो कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, 2 होते हैं यहाँ हमेशा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा रिमूव होते हैं। फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिस्पायरेटरी चेन में जो फाइनल एक्सेप्टर होता है वो ऑक्सीजन होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता था आपका NADP, पर रिस्पायरेटरी चेन में ऑक्सीजन होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा ये जो आपका ऑक्सीजन है ना, आखिर में फाइनली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और उससे वाटर बना लेता है। ओके मूव ऑन, ठीक है। 60 ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पायरेशन इंक्रीज लेवल ऑफ ADP विल इनहिबिट मोस्ट कॉमनली। अगर ADP बनना ज़्यादा हो जाए तो, अगर अब ADP बनना ज़्यादा हो गया, जब भी ADP ज़्यादा बनता है ना, तो जो भी चीज़ जो इसको कहते हैं फीडबैक इनिबिशन, जब फीडबैक इनिबिशन होती है ना, तो हमेशा फीडबैक इनिबिशन पहले स्टेप को रोकती है। जो पहला स्टेप होता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज में, जो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज क्या करता है, वो आपके ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज कर देता है। जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज कर देता है तो पूरा फिर ग्लाइकोलाइसिस होगा और पायरुवेट वगैरह होगा। तो आप इस एंजाइम को इनहिबिट करो, जब ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगा। तो B इज़ द करेक्ट आंसर। -% ऑफ टोटल फोटोसिंथेसिस इज डन बाय टेरेस्ट्रियल प्लांट। जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं वो कितना फोटोसिंथेसिस करते हैं पूरी दुनिया का, 10% करते हैं, ठीक है। ये याद रखने वाली बात है कि टेरेस्ट्रियल प्लांट है 10% करते हैं, बाकी जो है वो एक्वाटिक प्लांट और पॉन्ड्स वगैरह में होता है। क्लोरोफिल जो है वो मैक्सिमम क्या अब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल जो है ग्रीन वगैरह को तो क्या करता है, 1 मिनट, क्लोरोफिल A मैक्सिमली एब्जॉर्ब, जो क्लोरोफिल A होता है वो एब्जॉर्ब क्या करता है, इसका आंसर मैं आपको ज़रा इसके ज़रिए समझाता हूँ, ठीक है। बिकॉज आई फील लाइक ये चीज़ आपको दिखाने की ज़रूरत है, जिसमें हमने क्लोरोफिल की टाइप्स पढ़ी थी, और क्लोरोफिल की टाइप्स में ही ये बेसिकली इसका आंसर छुपा होगा और हम उसको देखेंगे कि ये हुआ कैसे। ओके वेट अ सेकेंड, देखो इट्स बेटर के सारे कॉन्सेप्ट ना क्लियर होते जाएँ साथ साथ, सिर्फ मैं आपको आंसर बताऊँ और आप बोलें। यहाँ देखो क्लोरोफिल ए यहाँ पर होगा, ओके यहाँ पर आ गया। क्लोरोफिल B, जो क्लोरोफिल A होता है, B है, क्लोरोफिल A ब्लू ग्रीन होता है। जब ब्लू ग्रीन होता है, जो चीज़ ब्लू ग्रीन आपको नज़र आएगी ना, वो ब्लू ग्रीन को यानी कि अपने अंदर से रिफ्लेक्ट करेगा। तो ब्लू और ग्रीन को तो ये एब्जॉर्ब नहीं करता, ब्लू को भी नहीं करता, ऑरेंज को तो ये नहीं करता, खैर वो कैरोटीनाइड वगैरह करते हैं। तो बेसिकली जो वायलेट होता है ना, इसको एब्जॉर्ब करता है। जो क्लोरोफिल A है आपका, ये वायलेट वगैरह को, देखो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब वायलेट वगैरह को करता है, ब्लू को करता है, ऑरेंज को करता है और रेड को करता है। और जो क्लोरोफिल A है वो आपका वायलेट को करता है। किसको करता है, वायलेट को करता है। आपने याद रखना है, यहाँ पर फेडरल में भी ये बात मेंशन नहीं है, बट इसका आंसर है वायलेट, कि जो क्लोरोफिल A है वो वायलेट को एब्जॉर्ब करता है मैक्सिमम, ठीक है, वायलेट को एब्जॉर्ब करता है मैक्सिममली, ठीक है। और जो क्लोरोफिल B होता है वो ब्लू को करता है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आर सब्सटेंसेस दैट अब्जॉर्ब विजिबल लाइट विद वेवलेंथ। फोटोसिंथेटिक सब्सटेंसेस वो होती हैं जो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं। किस वेवलेंथ वाली विजिबल लाइट को, 380 से 750 वाली। ये आपको याद रखना है कि 380 से 750 वाली जो है ना, वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इनको एब्जॉर्ब करते हैं। विच 2 एलिमेंट आर कॉमन इन पोरफायरिन एंड फाइटोल। पोरफायरिन रिंग में और जो फाइटोल है आपकी साइड चेन है, उसमें क्या चीज़ कॉमन होती है, याद रखना। जो आपका फाइटोल होता है वो कार्बन और हाइड्रोजन की चेन होती है, और जो आपका पोरफायरिन रिंग है ना, उसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ठीक है, और फिर उसमें मैग्नीशियम वगैरह भी होगा। तो जो कार्बन और हाइड्रोजन है वो दोनों में कॉमन है, पोरफायरिन में भी और फाइटोल में भी। तो ये इसका आंसर है। वो ग्राफ जो इफेक्टिवनेस शो करता है वेवलेंथ की फोटोसिंथेसिस में, जो इफेक्टिवनेस शो करेगा ना, उसको कहते हैं आपका एक्शन स्पेक्ट्रम।
जो एब्जॉर्प्शन पीक है ना क्लोरोफिल के, वो कहाँ पर होते हैं? जो हाईएस्ट होते हैं वो ब्लू पे होते हैं, फिर रेड पे होते हैं। तो एब्जॉर्प्शन पीक ना, जो इसके लाइट की जो एब्जॉर्प्शन होती है वो 2 दफ़ा मैक्सिमम होती है। एक दफ़ा ब्लू पे होती है, फिर गिर जाती है, फिर रेड पे होती है। लेकिन ब्लू की हमेशा ज़्यादा होती है, रेड की कम होती है। तो हाईएस्ट एट ब्लू देन एट रेड, ठीक है। इट इज़ नॉट एक्सेसरी पिगमेंट। जो एक्सेसरी पिगमेंट कौन सा नहीं है यहाँ पर आपके क्लोरोफिल ए जो है वो एक्सेसरी पिगमेंट नहीं है, क्योंकि इस रिएक्शन सेंटर में होता है। जो आपका कैरोटीन है, क्लोरोफिल बी है और ज़ैंथोफिल है, ये हैं आपके एक्सेसरी पिगमेंट जो आपके एंटीना कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो बी इसका करेक्ट आंसर है कि ये एक्सेसरी पिगमेंट नहीं है। ऑल ऑफ देम आर रिलेटेड टू हेड ऑफ क्लोरोफिल एक्सेप्ट, सारी बातें क्लोरोफिल के हेड से रिलेटेड हैं सिवाय इस बात के। तो क्लोरोफिल का हेड है ना वो फ्लैट स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है। हाइड्रोफिलिक होता है, बिल्कुल होता है। लाइट को एब्जॉर्ब करता है, बिल्कुल करता है। एंकरिंग पार्ट जो होता है ना वो इसकी टेल होती है, हेड नहीं होता, ठीक है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट दैट इज मोस्ट एब्जॉर्ब बाय कैरोटिनॉइड इज, वो कौन सी वेवलेंथ है लाइट की जो कैरोटिनॉइड उसको मैक्सिममली एब्जॉर्ब करते हैं? जिसको एब्जॉर्ब करेंगे उसको रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, और जिस चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं ना वो उनका कलर होता है। जो कैरोटिनॉइड होते हैं वो आपके बेसिकली ब्लू होते हैं, येलो ऑरेंज होते हैं, रेड ऑरेंज होते हैं, ठीक है। बल्कि एक मिनट, जो कैरोटिनॉइड होते हैं वो आपके येलो ऑरेंज होते हैं, बिल्कुल होते हैं। रेड ऑरेंज भी होते हैं, और ग्रीन और येलो इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, या ब्लू और वायलेट, ठीक है। सो फॉर दिस लेट्स रीड इट अगेन। मैंने क्या कहा कि जो उनका कलर होता है ना वो कभी भी उस कलर को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, जो उनका अपना कलर है। तो येलो ऑरेंज हो गया, येलो फिर भी होता है। ज़ैंथोफिल जो है कैरोटिनॉइड है और वो येलो है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। आई वुड गो विद ए, क्योंकि ब्लू और जो वायलेट है ना ये आप क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। ये ग्रीन येलो वगैरह जो है ये कलर होता है कैरोटिनॉइड का, जो इनका अपना कलर है ये उसको एब्जॉर्ब कभी भी नहीं करते, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इसका आंसर ए होगा। नाइट्रोजन कहाँ प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में? जो नाइट्रोजन होता है वो आपके बेसिकली हाइड्रोफिलिक रीजन में मौजूद होता है, बिल्कुल होता है। जो हाइड्रोफिलिक रीजन है वो आपका हेड है, और हेड में होता है आपका नाइट्रोजन। किसके अंदर होता है? आपका जो पायरोल रिंग होता है ना उसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद होता है, ठीक है। पायरोल रिंग में, ठीक है, ऐसा पायरोल रिंग होता है और उसमें यहाँ पे नाइट्रोजन लगा होता है जो कनेक्टेड होता है मैग्नीशियम के साथ, ठीक है। और जो मैक्सिमम रेंज है वेवलेंथ की जो क्लोरोफिल बी एब्जॉर्ब करता है इट इज़ अराउंड 400 एंड 500। क्लोरोफिल बी जो मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है इट इज़ अराउंड 400 to 500। बस हम एंड कर रहे हैं, ठीक है। 10 MCQs रह गए। सोर्स ऑफ ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस में रिलीज होती है इस डैश नॉट डैश, यानी कि ऑक्सीजन की सोर्स कौन है? जो वाटर ऑक्सीजन की सोर्स है CO2 नहीं है, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। इलेक्ट्रॉन होल जो होते हैं ना PS2 के, जो PS2 होता है वो पहला वाला होता है, और ये मैं इसकी डायग्राम आपको दिखाऊं बेसिकली। और उसमें होता ये कि जो इसके इलेक्ट्रॉन होल्स होते हैं ना वो वाटर फिल करता है। कैसे फिल करता है ये मैं आपको डायग्राम के ज़रिए शो करने की कोशिश करता हूँ। वेट ये है PS2 जब इलेक्ट्रॉन अपने दे देगा ना प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, वो आगे चले जाएंगे प्लास्टोकिनोन के पास, तो इसमें इलेक्ट्रॉन होल्स गैप हो जाएंगे। जो उसके गैप होंगे ना तो वाटर टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और जो वाटर टूटने के इलेक्ट्रॉन है वो PS2 के इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। और आपसे पेपर में पूछ लें कि PS1 के इलेक्ट्रॉन को कौन फिल करता है, इलेक्ट्रॉन होल्स को, तो वो फिल करते हैं PS2 वाले इलेक्ट्रॉन। जो PS2 के इलेक्ट्रॉन निकले होंगे ना वहाँ ट्रैवल कर करके PS1 में जाके गिरेंगे, और PS1 के इलेक्ट्रॉन होल्स आर फिल्ड बाय PS2, बट PS2 के जो इलेक्ट्रॉन होल्स हैं दे आर फिल्ड बाय वाटर। Electron hole of PS2 is filled by electron extracted from water. Photo excited electron pass from PS2 to PS1। जो photo excited electron होते हैं ना वो PS2 से PS1 में जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ज़रिए। PS1 का जो रिएक्शन सेंटर है ना PS1 वाला 700 वाला है, इन्वॉल्व इन प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो कॉल्ड। जो PS1 वाला है उसको P700 भी कहते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर है। विच इज़ आयरन कंटेनिंग कंपाउंड इन्वॉल्व इन लाइट डिपेंडेंट फेज। जो फेरिडॉक्सिन है ये आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है जो लाइट डिपेंडेंट फेज में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। फेरिडॉक्सिन आयरन कंटेनिंग है, याद रखना। प्लास्टोस यानी क्लोरोफिल NADP वगैरह नहीं है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में सारी चीज़ें बनती हैं सिवाय किस चीज़ के? ग्लूकोज जो है ये बनता है आपके डार्क रिएक्शन में, बट ATP भी बनता है, और एक्सेप्शन पूछिए ना तो सी इसका आंसर होगा, क्योंकि ATP बनता है लाइट रिएक्शन में, और वाटर भी बनता है, ऑक्सीजन भी बनता है, और NADPH भी बनता है, सिवाय ग्लूकोज के। ग्लूकोज बनता है डार्क रिएक्शन में, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन होता है इलेक्ट्रॉन किस तरह फ्लो करते हैं उसका आपसे सीक्वेंस पूछा है। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं वो फ्लो करते हैं सबसे पहले किसमें? लाइट रिएक्शन में, ओके। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोसियानिन। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में जाएँ, फिर प्लास्टोकिनोन में जाएँ, फिर नहीं, पहले प्लास्टोकिनोन में होते हैं फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में आते हैं।
प्लास्टोक्विनोन, देन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, देन प्लास्टोसियानिन। ये सही है। सबसे पहले प्लास्टोक्विनोन होता है, मैं डायग्राम से भी दिखाऊं तो ये रहा प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन से जाएंगे साइटोक्रोम में और साइटोक्रोम से प्लास्टोसियानिन में जाएंगे, तो यही आंसर है इसका सी। ड्यूरिंग कीमोस्मोसिस, जो फोटोसिंथेसिस में कीमोस्मोसिस होता है ना, कीमोस्मोसिस फोटोसिंथेसिस में होता है। प्रोटॉन पंप कहाँ से कहाँ होते हैं, तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। जो प्रोटॉन पंप्ड होते हैं ना, वो होते हैं आपके स्ट्रोमा से थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में, ठीक है। तो स्ट्रोमा से थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में पंप्ड होते हैं, याद रखना। स्ट्रोमा से क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा होता है वहाँ से पंप्ड हो जाते हैं आपके थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में, थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में पंप्ड होते हैं। ये एमसीक्यू का पॉइंट है यार, ये पूछ सकते हैं आपसे, याद रखना है ऐसे बस। ओके, जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, वाटर मॉलिक्यूल टूटता है। जब टूटता है तो ऑक्सीजन रिलीज होती है एंड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल टेक अप हाइड्रोजन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइड्रोजन एक्सेप्टर। जो नॉन साइक्लिक है, ठीक है, जो नॉन साइक्लिक है जिसमें PS2 से PS1 में जाएगा, फिर PS1 से फाइनली वो रिलीज़ हो जाएगा, तो जो हाइड्रोजन है उसे एक्सेप्ट कौन करता है, तो यार NAD करता है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। ओके, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के नतीजे में लाइट एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय। जब फोटोसिंथेसिस होता है, लाइट एनर्जी को कैप्चर कौन करता है, ठीक है। क्या थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन करती हैं, क्या लाइट का रिएक्शन सेंटर करता है, स्ट्रोमा करता है, एंटीना कॉम्प्लेक्स। भाई एंटीना कॉम्प्लेक्स ही तो है जो लाइट एनर्जी को कैप्चर करता है, तो कैप्चर कौन करता है, एंटीना कॉम्प्लेक्स करता है। सो स्टूडेंट्स, ये थे 81 MCQs। मैं आई नो बहुत लंबे हो गए, बट मैंने एक्सप्लेन किया है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट these MCQs inshallah will help you a lot. So thank you guys, और if you feel like it was a good session to have, तो इसे प्लीज़ शेयर करें और लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट किया करें प्लीज़, ठीक है। इट विल हेल्प मी और इट विल बूस्ट माई कॉन्फिडेंट, और इंशाल्लाह आई वुड ट्राई कि मैं आगे भी इसी तरह के लेक्चर्स बनाता रहूँ, और ना सिर्फ बायोलॉजी बल्कि दूसरे सब्जेक्ट्स के ऊपर भी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द फोकस करूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।